ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया गर्म हो रही है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट बढ़ती गर्मी में अपना पसीना बहाकर इसका हल ढूंढने में लगे हैं और इसमें शामिल हो सकता है ऊनी मैमथ, मतलब कि ऊनी विशालकाय हाथी। दुनिया भर में बदलाव हो रहे हैं जो कि हमें क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भविष्य में होने वाली डरावनी घटनाओं के संकेत देते हैं। साइबेरिया, अंटार्कटिका और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अन्य क्षेत्रों में विशाल क्रेटर और झीलें दिखाई दे रही हैं, जो कभी वहां थी ही नहीं। इन्हीं क्षेत्रों में जंगलों के पूरे पेड़ अनिश्चित रूप से झुकते हुए पाए जाते हैं, मानो कि उन्हें बार में 2-4 पैग लगा दिए गए हो। ब्रोकन ट्रीज के रूप में जाना जाने वाला ये फिनोमेना बिल्कुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के आफ्टरमैथ या फिर वूली मैमथ के रैम्पेज की तरह दिखता है। पर यहीं पर बात खत्म नहीं होती। इन जैसे बेहद ठंडी जगहों पर नदियों के अचानक प्रकट होने से पहले सुरक्षित होने वाले स्थान पर भी अब बाढ़ आने लगी है। साइबेरिया और अन्य उत्तरी क्षेत्रों में शहर की इमारतें ढहने लगी हैं और डूम्सडे वॉल्ट, एक स्थान जिसे हमारे ग्रह के बीजों को ग्लोबल डिजास्टर के मामले में रिजर्व रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि स्पिट्सबर्ग के नॉर्वे द्वीप पर एक पहाड़ में बसाया गया था। वहां पिछले साल बाढ़ आ गई, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये हमारे भविष्य के पोस्ट एपोकलिप्टिव रिजर्व्स को बड़ा खतरा है। हाल ही में एक दूर बर्फीले साइबेरियन गांव को एंथ्रेक्स के अकथनीय ब्रेकआउट ने झंझोड़ दिया, जिसने वहां की आबादी को तबाह कर दिया था। ये विसंगतियां अंतरिक्ष उल्कापिंडों की बारिश का परिणाम नहीं है, समस्या पृथ्वी के भीतर है। ये सभी भयानक घटनाएं सिर्फ एक और इशारा करती हैं, एक चीज जिसे परमाफ्रोस्ट कहा जाता है। और सच ये है कि ये पिघल रही है। परमाफ्रोस्ट लवलेस मैरिजेस की तरह नहीं है, ये उससे भी ज्यादा भयानक है। परमाफ्रोस्ट जो कि बहुत तेजी से पिघल रही है, हम सबके लिए बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकती है। ऐसी परेशानियां जिनका हमने कभी भी सामना ना किया हो। हम हालातों को और भी ज्यादा बद से बदतर बना रहे हैं। परमाफ्रोस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के 24% एक्सपोज्ड लैंड पर देखा जा सकता है, लेकिन आखिर वो है क्या? मिट्टी, तलछट, चट्टान या बर्फ से बना एक क्षेत्र 2 से ज्यादा समय तक लगातार जमे रहने के बाद परमाफ्रोस्ट स्टेट में होता है। पृथ्वी पर बहुत से परमाफ्रोस्ट दसियों हजार वर्षों से उसी अवस्था में हैं, जिसका अर्थ है कि ये बहुत पहले से ऑर्गेनिक मटेरियल की बड़ी मात्रा संजो के रखता है। साइबेरिया का एंथ्रेक्स आउटब्रेक, जैसा कि मैंने पहले कहा, परमाफ्रोस्ट का ही परिणाम था। जैसे ये पिघला तो एक रेनिडियर के प्रिजर्व डेड बॉडी के साथ साथ एंथ्रेक्स, जिससे कि बिसेलस एंथ्रासिस होता है, वो आ गया। लेकिन प्राचीन जमे हुए रोग इससे भी बुरे नहीं है। जब परमाफ्रोस्ट पिघलता है तो उसके भीतर की सब बर्फ पिघल जाती है, जिससे मिट्टी में बड़ी दरारें गिर जाती हैं। समय के साथ दरारें गुफा की तरह बड़ी हो जाती हैं, जो सड़कों को और घरों को ढाते हुए क्रेटर्स को जमीन में छोड़ जाती हैं। इनमें से कुछ क्रेटर्स को आधा मील चौड़ा और लगभग 300 फीट गहरा दर्ज किया गया है और गिनती अभी भी जारी है। लेकिन प्रॉब्लम मॉलिक्यूलर लेवल पर और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। जब परमाफ्रोस्ट पिघलता है, ऑर्गेनिक लाइफ जो सहस्त्राब्दी से संरक्षित थी, डिफ्रोस्ट हो जाती है। जैसे फ्रिज को खुला छोड़ देने से अंदर का सामान सड़ने लगता है, बिल्कुल वैसे मानो माइक्रोब्स को ऑर्गेनिक मटेरियल की फीस्ट हो। वे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, जो दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। ये गैसेस एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं या फिर मिट्टी में फंस जाती हैं। कोई भी ओपिनियन हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गर्मी को ट्रैप करने में माहिर हैं। इसलिए ग्रीन हाउस गैस शब्द बना है। चाहे वे ऊपर हो या नीचे, वे पृथ्वी के गर्म होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जैसे जैसे ये वार्म होती है और परमाफ्रोस्ट पिघलता है, समुद्र का स्तर बढ़ता है, फसल की पैदावार गिरती है और हम बुरी तरह से इस चिंताजनक चक्र में फंस जाते हैं। हमारे उद्योगों से निकले आउटपुट तेजी से इसी प्रक्रिया को तेज करके मामले को और ज्यादा बदतर बना रहे हैं। हम वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को पंप करना जारी रखते हैं तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक हो सकता है। इतना कि यदि हम अपने तरीकों को नहीं बदलते हैं तो पृथ्वी के 70% परमाफ्रोस्ट 2100 तक पिघल सकते हैं। संभवतः एटमॉस्फेयर में 120 गीगाटन कार्बन छोड़ा जा सकता है। इससे समुद्र का स्तर कम से कम 6 मीटर बढ़ने की उम्मीद है। यदि हम ग्रीन हाउस गैसों को काफी हद तक कम कर सकते हैं तो हम सेम टाइम फ्रेम में बर्फ के पिघलने को 30% तक कम कर सकते हैं। इस पर्सपेक्टिव से हम अनुमान लगा सकते हैं कि व्यापक पिघलाव से करंट एटमॉस्फेयर में जितना कार्बन है उससे करीब 2 गुना होगा। आपको समझने में मदद करने के लिए रिजर्व कितना विशाल है, पूरे रूस का 70% भूमि भाग परमाफ्रोस्ट है। क्रेजी है ना? और इन रिजर्व में फंसी शक्ति को महसूस करने के लिए बस अभी जमे हुए झीलों के विस्फोट को देखें। हाँ, यही बात है। अलास्का में कुछ परमाफ्रोस्ट फ्रोजन झीलों में सतह के नीचे फंसे मीथेन के बुलबुले हैं, जो एक चिंगारी पास होने पर एक्सप्लोड हो सकते हैं। ये देखना कितना बढ़िया होगा ना? लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि बर्फ में फंसा सामान कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर इसे हम हमारे औद्योगिक उत्सर्जन से कंबाइन करें तो पृथ्वी के जमे हुए मैदान का खतरा अगले 100 साल में सच हो जाएगा। फीडबैक लूप में जो नरक के इन्फर्नो की ओर जा रही एक स्पाइरल सीढ़ी की तरह महसूस होता है। 2017 में NHTSA द्वारा किए गए एक व्यापक अध्ययन में किए गए कैलकुलेशन के अनुसार जो परमाफ्रोस्ट पिघलाने में योगदान देता है, जो खुद 2100 तक
7 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान बढ़ाने का परिणाम है। जैसा कि आप पराग खन्ना के प्रसिद्ध अलार्मिंग हीट मैप फॉरेस्ट देख सकते हैं। इस न्यूक्लियर तक तापमान बढ़ने से क्षेत्रों को पीले रंग में छोड़ दिया जा सकता है, जिसमें साउदर्न यूएसए का अधिकांश भाग शामिल है, जो एक निर्जन रेगिस्तान है, जबकि भूरे और लाल के क्षेत्रों में कोस्टल और नदी के किनारे के शहर लंदन, इंग्लैंड शामिल हैं, जो समुद्र के बढ़ते स्तर से तबाह हो जाएंगे। NCEAS द्वारा 2009 के एक स्टडी के अनुसार अगर 10% भी परमाफ्रॉस्ट पिघल गए तो 21वीं सदी के अंत तक ग्लोबल टेम्परेचर 1.25 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम 70% से ज्यादा की गति से बढ़ रहे हैं, जो अपेक्षा से कुछ ज्यादा भीषण है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समस्या है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? खैर, शुरुआत के लिए हम फॉसिल फ्यूल्स पर कटौती कर सकते हैं, लेकिन लोग ऐसा काफी समय से कर रहे हैं और ऐसा करने में लंबा समय लग रहा है। प्लस वे लोग जो इसके लिए तैयार नहीं है, उन पर ये लागू करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमें अन्य ऑप्शंस पर भी गौर करने की आवश्यकता है, और यही कारण है कि जिससे ये और ज्यादा क्रेजी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि परमाफ्रॉस्ट पेड़ों और झाड़ीदार पेड़ों की मोटी छतों वाले क्षेत्रों में बहुत तेजी से पिघल रहा है। वनस्पति प्रभावी ढंग से गर्मी को ट्रैप करती है, जिसको मिट्टी में पास कर ये जमीन का तापमान बढ़ाते हैं। मिट्टी में से बर्फ पिघल जाती है, जिससे गैप हो जाता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि ड्रंगन ट्रीज का यही कारण है, उनकी जड़ें भूमिगत पकड़ के बिना ढीली हो जाती हैं, अन्यथा वे सीधे खड़े होना नहीं भूलते। साइबेरिया, अलास्का के क्षेत्रों में और अन्य जमे हुए क्षेत्रों में भूमि के विशाल खंड है, जिस पर काले स्प्रूस जैसे पेड़ों का वर्चस्व है, जो स्पेशली गर्मी को ट्रैप करने में इफेक्टिव है। जमीन के ये हिस्से ऐसे हैं जहाँ परमाफ्रॉस्ट सबसे ज्यादा पिघलता है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। प्लेस्टोसीन युग की तरह पिछले आइस एजेस में भूमि के बड़े मैमल्स ने इन क्षेत्रों का ध्यान रखा, पौधों पर दावत की और पेड़ों को गिराया। इस दौरान बड़े जानवर, जिन्हें कलेक्टिवली मेगाफ्यून के नाम से जाना जाता था, इतने एक्साइटेड थे कि जंगलों के क्षेत्र विशाल खुले घास के मैदानों में तब्दील हो गए, जिससे जमीन बहुत ज्यादा ठंडी हो गई। मेगाफ्यूना प्रजाति की बढ़ती संख्या ने पेड़ों को इतनी मात्रा में खाया कि वे जहां भी गए उनके साथ वे अहम फर्टिलाइजर फैलाते हुए गए और जाते हुए बहुत थोड़ा सा घास छोड़ गए। पर्यावरण वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें इन स्थितियों को फिर से लाना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने औद्योगिक ग्रीन हाउस गैसों के कारण होने वाले परमाफ्रॉस्ट पिघलन को पार्शियली कम कर सकते हैं। ऐसा मैन्युअली करने के लिए मशीनरी के साथ जंगल खोदना बहुत मेहनत से भरा और महंगा भी होगा। इसलिए हमारी मॉडर्न वर्ल्ड की समस्याओं के जैसा कि कई समाधान हैं, हम अपने उत्तरों के लिए प्रकृति की ओर देख रहे हैं। जियोलॉजिस्ट सर्गे जिमोव जैसे पायनियर के एफर्ट्स ने इन नेचुरल तरीकों की खोज शुरू कर दी है। जिमोव ने ऑफिशियली 1996 में प्लेस्टोसेन पार्क की स्थापना की, जो उत्तर पूर्वी साइबेरिया में 6 वर्ग मील का एक क्षेत्र है, जिसे जिमोव की टीमों ने धीरे धीरे घरेलू याक और यूरोपीय बाइसन की तरह दुनिया भर में पाए जाने वाले मेगाफ्यूना से भर दिया है। इस प्रोजेक्ट ने पहले ही सफलता हासिल कर ली है। इस क्षेत्र के कई टुकड़े एक घास के मैदान में वापस तब्दील हो गए हैं, लेकिन इस समाधान की कुछ सीमाएं हैं। पृथ्वी पर जानवरों की लिमिटेड रेंज के साथ, जो साइबेरिया और अन्य नॉर्दर्न क्लाइमेट में बहुत ठंड में जीवित रहने के लिए अडेप्टेड हैं। जिमोव ने घोषणा की है कि हम तरीकों का उपयोग करके नेसेसरी एरिया का लगभग 65% कवर कर पाएंगे। फुल कवरेज के लिए हमें बड़े पैमाने पर जाना होगा, लेकिन बाइसन से बड़ा क्या है? ग्रे फ्लैपी कान वाला जाइंट हाथी। उनके नेचुरल हैबिटेट में अफ्रीका के सवाना और एशियाई जंगलों की तरह हाथी अपनी उपस्थिति के कुछ अलग निशान छोड़ते हैं। वे पौधों को रौंदते हैं, शक्तिशाली सूंड से पेड़ों को जमीन से खींचते हैं और अपने भारी पैरों के नीचे मिट्टी को कुचलते हैं। पृथ्वी के वन्य जीव हाथियों की तुलना में बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन उनकी सीमित वैश्विक संख्या के आधार पर आधुनिक एशियाई और अफ्रीकी हाथी टुंड्रा की ठंड में एक दिन से भी नहीं बचेंगे। हालांकि हम जिन हाथियों को जानते हैं और प्यार करते हैं, उनमें एक दूर का चचेरा भाई है जो टुंड्रा को अपना घर बनाते थे, और इन जानवरों की वापसी की संभावना बहुत ज्यादा है। यदि आपने अभी तक गैस नहीं किया तो मैं ऊनी मेमथ के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे दिग्गज जो 11 फीट की ऊंचाई तक पहुंचे, हाल ही में 5,500 साल पहले विलुप्त हो गए। आधुनिक समय के हाथियों की तुलना में उनके पूंछ और कान बहुत छोटे थे। साथ ही मोटी फर जो उन्हें साइबेरिया की तरह ठंडे क्लाइमेट में उनकी मदद करती थी, जहाँ वे ऊनी गैंडों और जंगली घोड़ों के साथ रहते थे। आश्चर्यजनक रूप से वैज्ञानिक साइबेरियाई परमाफ्रॉस्ट से इसमें हर एक प्रजाति की अच्छी तरह से संरक्षित नमूनों को प्राप्त करने में सक्षम है, जिन्होंने उन्हें 20,000 वर्षों तक अच्छी स्थिति में रखा है। नमूने इतनी अच्छी तरह से संरक्षित थे कि उनमें अभी भी मेमथ के असली फर और लाल मांसपेशियां हैं। और जापान में टॉप वैज्ञानिकों का कहना है कि अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके हम उन्हें अगले कुछ वर्षों में जमीन पर वापस लाने में कामयाब हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स के एक अच्छे नमूने के बिना सीधे मेमथ्स को क्लोन करना असंभव है। वैज्ञानिक CRISPR केस 9 जैसे लेटेस्ट जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर रहे हैं, जो उन जेनेटिक ट्रेट्स की पहचान करने में उन्हें अलग करने के लिए DNA सीक्वेंसिंग का उपयोग करता है, जिसने मेमथ्स को सर्दी का लचीला सर्वाइवर बनाया था। इन ट्रेट्स को मॉडर्न एशियाई हाथों के DNA उनके
के निकटतम जीवित रिश्तेदारों में एकीकृत किया जा सकता है ताकि कुछ नया बनाया जा सके। एक मेमथ फेंट अगर तुम करोगे तो। दुर्भाग्य से हाथी दांत उद्योग ने दुनिया भर में हाथियों की आबादी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जो एक नया हाइब्रिड प्राणी बनाने के लिए एक और प्रोत्साहन है, क्योंकि ये पृथ्वी पर हाथी प्रजातियों की आबादी बढ़ाने में मदद कर सकता है। दुनिया में एशियाई हाथियों की सीमित संख्या के कारण एक एशियाई हाथी के गर्भ में एक मेमोफेंट के गर्भ धारण करने का जोखिम बहुत अधिक है। इसलिए वैज्ञानिक अब कृत्रिम गर्भ में मेमल्स को बढ़ाने में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चूहों पर अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत करते हुए शोधकर्ता एक माँ के शरीर के बाहर एक कृत्रिम गर्भ में चूहे के भ्रूण VX वीटो को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें इसमें कुछ सफलता मिली। ये काफी मुश्किल साबित हो रहा है, जो मेमथ को वापस लाने की प्रक्रिया में देरी कर रहा है, लेकिन शोधकर्ता अभी भी आशावादी हैं। यदि सफल रहा तो हम मानव इतिहास में पहली बार एक विलुप्त प्रजाति के प्रजनन को देख सकते हैं। शोधकर्ताओं को प्रकृति का भगवान बनने में शामिल इकोलॉजिकल और एथिकल रिस्क के बारे में चिंतित लोगों से कुछ प्रतिक्रियाएं मिली हैं, लेकिन ये तर्क उन लोगों के द्वारा काउंटर किए गए हैं जो प्लीस्टोसीन पार्क के पीछे के आदमी सर्जे जिमोव के दृष्टिकोण को साझा करते हैं, जो सुझाव देते हैं रीजनरेटिव पोटेंशियल का इंतजार साइबेरियन टुंड्रा बर्बाद करने के लिए बहुत अच्छा है। क्या ये तथ्य है कि मनुष्य सीधे तौर पर परमाफ्रॉस्ट के पिघलन को तेज करने के लिए जिम्मेदार है, हमें डैमेज को कम करने के लिए जिम्मेदारी देते हैं? अगर उसी युग से ऊनी मेमथ और अन्य फ्यूना समय रहते वापसी करने में सक्षम रहे तो परिणाम चौंका देने वाले हो सकते हैं। सर्गे जिमोव का अनुमान है कि साइबेरियाई टुंड्रा में हाथी की प्रजातियों के पुनः उत्पादन से 95% यूजेबल लैंड को घास के मैदान में वापस बदला जा सकता है। इस पैमाने पर परमाफ्रॉस्ट का पिघलना कम होना उन हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन को कम करने में बेहद फायदेमंद होगा और ये सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरणीय खतरों से मानव जीवन को खतरा कम से कम रहे। 12,000 साल पहले जब क्षेत्र एक ही था, तब रूस की निर्जन उत्तरी सीमाओं और यूरोप को पूर्व पथ पर लाने के लिए क्लोसल बायोमी मेमथ को स्टेपी बुलाते थे, अविश्वसनीय प्राणियों से भरे जिन्होंने सुविधाजनक प्यारे लॉन मोवर के रूप में सेवा की, जो दुनिया को सचमुच बचा सकते थे या कम से कम इनके विनाश में देरी तो कर ही सकते थे। प्रोजेक्ट डॉडराउन पॉल हॉकिन के नेतृत्व में क्लाइमेट चेंजेस के इफेक्ट्स को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक प्रोजेक्ट है, जिसमें उसने साइबेरिया में मेमथ स्टेपी के रिपॉपुलेशन को सूचीबद्ध किया, जो क्लाइमेट चेंजेस के इफेक्ट्स को कम करने के लिए हमारे लिए उपलब्ध टॉप 100 ऑप्शंस में से एक है। पूर्व स्टेपी राजा वूली मेमथ की तुलना में इस काम के लिए कौन बेहतर है? ये कल्पना जो वास्तव में सफल हो सकती है, हर गुजरते साल के साथ इस पर मुहर लगाती है और अब कुछ ऐसा है जो अगली जुरासिक पार्क फिल्म के एक दृश्य की तरह लगता है, जो कि वास्तव में हो भी सकता है। तो क्या लंबे समय से लुप्त हो रहे जानवरों को वापस लाने के बारे में आपने कभी सोचा है? क्या आपको रूस के बर्फीले टुंड्रा में एक मेमथ मिलने का आइडिया पसंद है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।